अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम लोग रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखेंगे। आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है। दो तरह के हमारे पास अरेंजमेंट होते हैं रेजिस्टर के। एक तो ये कि आप रेजिस्टर्स को इस तरह साइड बाय साइड लगा दें। तो ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसी के आगे अगला लगा दें, उसी के आगे अगला लगा दें। और फिर दूसरा जो अरेंजमेंट है वो ये है कि आप सीरीज ये जो रेजिस्टर्स हैं इनको ऊपर नीचे इस तरह लगाएं कि इन सब की राइट वाली वायर और लेफ़्ट वाली वायर जो है वो आपस में कनेक्टेड हों और फिर वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हों। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पर बैटरी जो है वो ये इस एंड और इस एंड में लगी होगी, यानी यहाँ पर लगी होगी। सो ये दो हमारे जो हैं वो अरेंजमेंट्स हैं। इन अरेंजमेंट में हम अगर ये फाइंड करना चाहें कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल रेजिस्टेंस का मतलब ये कि इनको कंबाइन करके क्या रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो वो हम अगर फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगी। सो आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज़ में लगे होंगे तो उनमें सेम करंट गुजरेगा। सो आई जो है वो R1 के लिए भी आई है, R2 के लिए भी आई है, R3 के लिए भी आई है। तो सभी में से सेम करंट गुजरेगा। तो अगर सेम करंट गुजरेगा तो हमारे फॉर्मूला यानी ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर है। अब सब में से करंट तो सेम है लेकिन सब में से वोल्टेज सेम नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, रेजिस्टर तो हमने फाइंड करनी है ना रेजिस्टेंस तो, और एक है वोल्टेज, दूसरा है करंट। जो सीरीज कम्बिनेशन है इसमें करंट सेम होता है और जो पैरेलल नीचे हम देखेंगे कम्बिनेशन उसमें वोल्टेज सेम होता है। तो इसमें अगर करंट सेम है तो इसका मतलब है इसमें वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो जो टोटल V होगा वो होगा V1, यानी कि रेजिस्टर 1 में से गुजरने वाला वोल्टेज या उसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज, यानी यहाँ पर V1। इसी तरह रेजिस्टर 2 में से V2, रेजिस्टर 3 में से V3। ठीक हो गया। तो फिर हम V1 को लिख देते हैं I R1, V2 को लिख देते हैं I R2, इसी तरह V3 को लिख देते हैं I R3। देखिए मैंने सब में I ही लिखा है, I1 I2 नहीं लिखा क्योंकि करंट जो है वो सबका सेम है। और यहाँ से हम I को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो सब में सेम है। तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये जो है इसको हम कहते हैं R इक्विवेलेंट, REQ, साथ में I आ गया इज इक्वल टू V। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में लगी होंगी तो R इक्विवेलेंट क्या होगी, वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगी तो हम प्लस वो भी ऐड कर देंगे, यानी जितनी भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई हैं उन सब को सिंपली ऐड करने से हमारी इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन। अब अगर हम इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि हम यहीं पर अपना पैरेलल कम्बिनेशन कर लें। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जैसे आपको मैंने बताया कि वहाँ पर करंट जो है वो डिफरेंट होता है और वोल्टेज जो है वो सेम होता है। तो यानी इस रजिस्टर के क्रॉस, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस वही वोल्टेज होगा जो बैटरी वोल्टेज देगी। यानी अगर आपने वायर्स जो हैं वो इस तरह कनेक्ट की होती हैं ना कि उनका राइट सभी जो है वो एक उसके साथ जॉइंट के साथ हो और उनका जो लेफ्ट है वो दूसरे के साथ हो, तो जो बैटरी आपको वोल्टेज दे रही है वही वोल्टेज R1 के क्रॉस ड्रॉप होगा, वही R2 के क्रॉस, वही R3 के क्रॉस। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब चूंकि वोल्टेज तो सभी में सेम है, करंट लेकिन सभी में क्या होगा, डिफरेंट। R1 की क्रॉस कुछ और होगा, R2 के कुछ और, R3 के कुछ और। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर अपना ओहम लॉ लिखना पड़ेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, करंट्स को सम करेंगे क्योंकि टोटल करंट जो है वो क्या होगा, पहले हमने देखा था कि टोटल वोल्टेज सभी वोल्टेज का सम है। यहाँ पर क्या होगा कि टोटल करंट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज करंट्स, ऑल थ्री करंट्स, R1 R2 और R3 के साथ जो करंट्स हैं उनका सम होगा हमारा टोटल करंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम ओहम्स लॉ का फॉर्मूला लिख लेते हैं।
हमें I को सम करना है, तो I जो है वो क्या होता है V डिवाइडेड बाय R। तो फिर I टोटल जो है वो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 क्या होगा V डिवाइडेड बाय R1, I2 क्या होगा V डिवाइडेड बाय R2, और I3 V डिवाइडेड बाय R। अब देखो अगेन मैंने वोल्टेज जो है उसको सेम लिखा है, मैंने V1 V2 V3 नहीं लिखा क्योंकि वोल्टेज जो है वो तीनों के क्रॉस सेम होगा। तो वोल्टेज को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ से हम इसको लिख लेंगे V टाइम्स R इक्वलेंट, और सॉरी R इक्वलेंट नहीं आएगा, ये 1/R इक्वलेंट आएगा। सो I इज इक्वल टू V, चूँकि डिवाइडेड बाय में ना फॉर्मूले में देखिए R जो है वो नीचे है, सो यहाँ आ जाएगा R इक्वलेंट। तो फिर हमने देखा कि जो सीरीज़ जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हमारा फार्मूला क्या बन रहा है R इक्विवेलेंट का, वो बन रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये है हमारा पैरेलल के केस में, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेके फिर उसको सम करेंगे, और फिर जो रेजिस्टेंस आएगी उसका फिर से रेसिप्रोकल लेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो ये दोनों आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि सीरीज़ वाले में करंट सेम होगा और पैरेलल वाले में वोल्टेज सेम होगा। अब हम आ जाते हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। हमें देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो हमने ऊपर पढ़ा था, रेजिस्टेंस तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसी को हम जो है वो मज़ीद एलैबोरेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे। किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हमने कहा था रेजिस्टेंस जो है वो एक तो R जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, दूसरा वो डिपेंड करती है आपकी डायमेंशंस पर, यानी कि जो मटेरियल है उसकी लंबाई क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और तीसरा किस पर डिपेंड करती है, वो फिजिकल कंडीशंस। ठीक हो गया। इन चीज़ों पे हमने ऊपर जब हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था तो हमने पढ़ा कि वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि कैसे। R जो है it has been experimentally seen that the resistance of the wire is directly proportional to its length and inversely proportional to cross sectional area। अब ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, जैसे हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है लेंथ बढ़ाने से यानी क्या होगा, वो जो रेजिस्टर है वो लंबा हो, वो जो हमारा कंडक्टर है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद उसके अंदर जो है वो एटम्स आ जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गुजर रहे होंगे तो उनको जो है वो ज़्यादा एटम से टकराना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज़ाहिर है बढ़ जाएगी। और फिर R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये वाला। तो इसको समझने के लिए देखो कि अगर मैं इस वाले कंडक्टर की बजाय एक ऐसा कंडक्टर ले लूँ कि जिसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो बड़ा हो और एटम्स जो हैं वो उसके अंदर भी ज़ाहिर हैं, तो यहाँ से निकलना इलेक्ट्रॉन्स के लिए आसान होगा, क्योंकि अब एरिया जो है वो आपने बड़ा कर दिया। इसको आप यूँ समझो जैसे आप अगर आपका गेट जो है कॉलेज का वो छोटा हो तो आपका वहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर उसी गेट को हम बड़ा कर दें, ठीक है, बड़े वाला गेट खोल दें, तो बड़े वाले गेट से बाहर निकलना आसान है ना, वहाँ से इजीली लड़कियाँ निकल जाएंगी, रेजिस्टेंस या रुकावट या टकराव कम होगा। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का टकराव जो है वो कम हो जाता है। अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो उनको दूर तक एटम्स मिलते रहेंगे जिनसे वो टकराएंगे। तो लेंथ के तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ बढ़ाने से R बढ़ेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से R जो है वो कम होगा। अब R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो हमारे पास आ गया एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम रो कहते हैं और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड दी resistivity और specific resistance of the material। ठीक है,
रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब देखो कि हमने कहा था रेजिस्टेंस जो है वो नेचर पे और डायमेंशंस पे और फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। नेचर किस में आ गई? अब ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, जो आपका आयरन है उसकी कुछ और होगी, एल्यूमिनियम की कुछ और होगी। तो रेजिस्टिविटी जैसे यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर वायर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर वायर। वायर का मतलब ये है कि वो वायर कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है वगैरह। और रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल in which the wire is with which the wire is made। ठीक है, तो वायर जो है वो किस मटेरियल से बनी हुई है ये आपको रेजिस्टिविटी बताएगी, और वायर की डायमेंशंस यानी लेंथ और एरिया क्या है ये आपको एल ओवर ए बताएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो नेचर यानी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है, और एल ओवर ए यानी डायमेंशंस पर डिपेंड करती है। तो दो चीज़ें तो यहाँ पे आ गई, रेजिस्टेंस जो है वो नेचर पर डिपेंड कर रही है मटेरियल की, यानी रो बता रही है आपको, रेजिस्टिविटी आपको बता रही है नेचर, और वो डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रही है, और एल ओवर ए आपको डायमेंशंस बता रहे हैं। लेकिन अभी फिजिकल कंडीशन रह गई है, फिजिकल कंडीशन आगे आएगी। तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में दो चीज़ें हमें मिल रही हैं। एक तो मिल रही है रो, जो कि ये बता रही है कि मैं किस पर डिपेंड करती हूँ, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। मैं कॉपर के लिए कुछ और होंगी, ठीक है, किसी और सब्सटेंस के लिए कुछ और फिर दूसरा किस पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस पे, यानी एल ओवर ए, लेंथ और एरिया। सो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हमें रो देखना हो तो वो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे फार्मूला को, तो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल आ जाएगा। और यहाँ से हम रेजिस्टिविटी यानी रो का जो यूनिट है वो देख सकते हैं क्या है। तो हमें बताया कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो है, सो रो का अगर हमें यूनिट देखना हो रेजिस्टिविटी का, तो हमें बताया कि रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओहम है, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होता है, और लेंथ जो है वो मीटर में होती है। तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ओहम मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ ओहम मीटर, इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, और रेजिस्टिविटी होती है जो कि हमें बताती है कि किस मटेरियल में कितनी रुकावट है, यानी मटेरियल डिपेंडेंट चीज़ है। उसी तरह कंडक्टेंस होती है और कंडक्टिविटी होती है। तो जैसे आपके पास रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी आती है, उसी तरह कंडक्टेंस जो कि रेजिस्टेंस का उलट होती है उससे कंडक्टिविटी आती है। ठीक, तो कंडक्टेंस फिर क्या होगी, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको ये बताएगी कि आपका मटेरियल जो है वो कितना अच्छा कंडक्टर है। रेजिस्टेंस ये बताएगी कि आपके मटेरियल में कितनी रुकावट जो है वो है, कितनी मज़ाहमत है करंट के खिलाफ। ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेस विल बी द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज 1 ओवर रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ठीक हो गया। In fact, the conductance is reciprocal of resistance. Conductance is another quantity used to describe the electrical properties of the material. ठीक है, तो जैसे resistance को हम define करते हैं, conductance will be the opposite of resistance. It's the inverse of resistance. और ये बताएगी कि जो आपका करंट है वो कितनी अच्छी तरह से कंडक्टर में से गुजर रहा है। रेजिस्टेंस ये बताएगी उसको कितनी रुकावट का सामना है, और कंडक्टेंस के वो कितना अलाउड है कि वो करंट जो है वो आपका रेजिस्टर में से गुजरे। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम होता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, इन्होंने ऐसे किया है कि उसको चूँकि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, आर का यूनिट होता है ओहम, तो कंडक्टेंस उसके उलट है। उन्होंने कंडक्टेंस का यूनिट, चले हम कंडक्टेंस को यहाँ पे सी लिख देते हैं, तो उसका यूनिट उन्होंने इसको उल्टा करके बना दिया, यानी MHO, मोहो। ठीक है, या फिर मोहो या फिर साइमन। ठीक हो गया, ये दो, मोहो या फिर साइमन। आप मोहो को याद रख लीजिए, ये इसका यूनिट है। साइमन जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ नेम ऑफ सम पर्सन। ठीक है, इसी तरह ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट है। फिर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, फिर आ जाती है कंडक्टिविटी जो कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, हमने कहा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, फिर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है। तो जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट है।
तो कंडक्टिविटी को फिर इस तरह के हम साइन से शो करते हैं, इसको हम यूं करके लिखते हैं, यूं करके, और ये सिग्मा होता है। तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी क्या है, 1 ओवर रेजिस्टिविटी, यानी ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो हमने देखा ऊपर के रेजिस्टिविटी यानी कि जो हमारी रो है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है ओहम मीटर। तो फिर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा इसका इन्वर्स, जाहिर है क्योंकि वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये हो जाएगा ओहम यानी पर ओहम पर मीटर। ठीक हो गया। तो ये देखिए पर ओहम पर मीटर। अच्छा अब इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं। अब चूंकि पर ओहम जो है, हम देखा ना आर जो है वो ओहम होती है और जो कंडक्टिविटी है वो ओहम का इन्वर्स होती है, ओहम का इन्वर्स यानी कि मोहो। अब मोहो जो है कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं इधर, तो फिर जो कंडक्टिविटी है उसका एक और यूनिट भी क्या बन जाएगा, मोहो पर मीटर। ठीक हो गया। तो या तो ओहम पर मीटर या मोहो पर मीटर। अब यहाँ पे उन्होंने टेबल में हमें रेजिस्टिविटी दिखाई हुई है कुछ मटेरियल्स की। तो आप देखो कि रेजिस्टिविटी सिल्वर की कितनी है 1.52 क्रॉस 10⁻⁸, कॉपर की 1.54, गोल्ड की थोड़ी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की उससे भी ज़्यादा है, टंगस्टन की उससे भी ज़्यादा। तो जैसे सब नीचे जा रहे हो टेबल में जो मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब इनमें से दो ये जो मटेरियल हैं सिल्वर और कॉपर, इनकी सबसे कम है। इसका मतलब है कि ये इनकी रेजिस्टिविटी अगर कम है तो ये अच्छे कंडक्टर्स हैं ना, ये अच्छे रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब ये है कि करंट के फ्लो में मज़ाहमत कम है, करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, या आपका जो मटेरियल है उसके अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा। तो जितना ज़्यादा वो कम होगा उतना एक अच्छा कंडक्टर होगा, जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एक बैड कंडक्टर और गुड इंसुलेटर होगा। ठीक है। तो फर्स्ट टू जो है सिल्वर और कॉपर, ये हमें ज़्यादातर यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है कि दैट इज़ द रीज़न दैट मोस्ट इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर की कुछ वायर्स होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि कॉपर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक हो गया। अब हमें तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, यानी रेजिस्टिविटी हमने देखा कि नेचर पे डिपेंड करती है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो नेचर पे डिपेंड करती है और डायमेंशंस पे डिपेंड करती है और फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो वो जो फिजिकल कंडीशन है उस पर हम आ जाते हैं। तो फिजिकल कंडीशन क्या है, जाहिर है टेम्परेचर। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको आपने फिर से पढ़ लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें अगेन वही बात लिखी हुई है जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर लेट से इस तरह का आपके पास एक कंडक्टर है तो उसके अंदर एटम्स जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, जो करंट जिससे करंट बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हेन दे मूव, तो वो कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब मूव करेंगे तो वो एटम के साथ कोलिजन करेंगे। अब अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द लैटिस इंक्रीजेस। ठीक है, एटम जो है वो अपनी जगह पे तो पड़े होते हैं लेकिन वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो अगर ये एक एटम पड़ा हुआ है तो ये ऊपर नीचे या साइड वाइज जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, यूं यूं। ठीक है, इस तरह वाइब्रेट कर रहा होगा या इस तरह वाइब्रेट कर रहा होगा। तो जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन आता है, तो अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मुश्किल होगी इसके पास से गुजरने में, क्योंकि वो उससे ज़्यादा टकरा सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टकराने की। अगर तो ये रेस्ट पड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन आराम से गुजर जाता, लेकिन अगर अब ये किसी एम्पलीट्यूड के साथ जो है वाइब्रेट कर रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजरने में मुश्किल होगी ना। तो जितना ज़्यादा ये विग्रियसली वाइब्रेट करेगा, और कैसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा इसकी 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 जो वाइब्रेशन है उनका एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। जो जितना वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजरने में उतनी मुश्किल होगी, इसका मतलब है। और मुश्किल का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, जाहिर है। तो फिर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन, किसी कोलिजन यानी इलेक्ट्रॉन और एटम की with free electrons also increases. One may say that the atom then offer a bigger target, that is the collision cross section of the atom increases with temperature. collision cross section का क्या मतलब है
कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अगर एटम जो है ज़्यादा विग्रेसली वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो वो बड़ा टारगेट ऑफर करेगा। पहले आपके पास एटम जो था वो इतना सा था, अब वो इतनी बड़ी दीवार है जो वो वाइब्रेट कर रहा है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका टकराना जो है वो इनएविटेबल है, नागुज़ीर है। ठीक है, तो इस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से एटम जो है वो वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उनका फ्यूजन क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एटम से टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एटम की रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस द कंडक्टर इंक्रीजेज, एटम की एटम कह रही हूँ, कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है ये फिजिकल चेंज है, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस जो है उसमें चेंज आता है। और क्या क्या चेंज आता है कि रेजिस्टेंस उसकी वजह से बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटली द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर विद टेम्परेचर इज फाउंड टू बी नियरली लीनियर ओवर द कंसिडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर अबव एंड बिलो 0 डिग्री सी। तो यहाँ पे आप देखो इस ग्राफ में कि वो क्या चेंज आ रहा है, फिजिकल जो चेंज है वो ये कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो 0 के अबव और बिलो, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो आपस में लीनियरली मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रेजिस्टिविटी जो है वो उसी मैग्नीट्यूड के साथ इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अब यहाँ से हम एक चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको हम अल्फा कहते हैं। तो ये तीसरी वो चीज़ है जो फिजिकल कंडीशंस बता रही है। सो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इट्स द रेजिस्टेंस पर केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन। ठीक हो गया। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे अल्फा को, दैट इट इज द fractional change in the resistance per Kelvin is known as temperature coefficient। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि जो भी हमारी रेजिस्टेंस है जिस टेम्परेचर पे हम फाइंड करना चाहते हैं, सो आर एट दैट टेम्परेचर, लेट से हम फाइंड करना चाह रहे थे कोई 150 पे, तो यहाँ पे करके जो रेजिस्टेंस होगी उसको यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ये तो रेजिस्टिविटी का है, इसी तरह का रेजिस्टेंस का भी आपका एक ग्राफ बनेगा। सो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, बल्कि इसी को हम रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। सो 0 डिग्री पे आपने, तो ये स्टैंडर्ड है कि हमने 0 डिग्री पे तो फाइंड करनी है। उसके बाद आप जिस भी टेम्परेचर पे फाइंड करना चाहते हैं उसके ऊपर अल्फा जो है फाइंड करने का तरीका ये होगा कि आर एट दैट टेम्परेचर माइनस आर एट 0 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आर एट 0 टेम्परेचर टाइम्स द टेम्परेचर इटसेल्फ, जिस टेम्परेचर पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। या आप अगर ये करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी क्या होगी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी एल डिवाइडेड बाय ए। हमारा कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा तो उसकी डायमेंशंस तो वही रहेंगी। इसी तरह आर नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी एट 0 टेम्परेचर टाइम्स एल ओवर ए। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू रो एल ओवर ए रो टी माइनस रो नॉड एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो नॉड एल ओवर ए। अब एल ओवर ए सभी में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे टी भी आएगा। तो अल्फा जो है वो रो टी माइनस रो नॉड डिवाइड बाय रो नॉड इंटू टी आ गया। तो यहाँ से आप देखो रेजिस्टिविटी वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे जिस भी टेम्परेचर पे आपको फाइंड करना है अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उस पर आप फाइंड कर सकते हैं। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जब आप रेजिस्टेंस रखेंगे, जब आप रेजिस्टिविटी रखेंगे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा। तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन एज इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया। तो ये यानी कि रो नॉट जो है वो 0 डिग्री पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, रो टी जो है वो टी डिग्री पे, और टी जो है वो हमारा टेम्परेचर है इन केल्विन। केल्विन जो है टेम्परेचर का वो ऐसा यूनिट है, डिग्री सी में नहीं लेना, केल्विन में लेना है। ठीक हो गया। वैसे अगर आप यहाँ पे इन्होंने टी जो है वो डिग्री सी में ही लिया हुआ है तो यू कैन टेक इट एज इन डिग्री सी। ठीक हो गया। ओके, लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंदर केल्विन में आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन। ठीक है, केल्विन जो है वो क्या है, वो रेजिस्टिव जो आपका टेम्परेचर है उसका एसआई यूनिट है।
अब वो बता रहा है कि देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो टेबल में दिए भी हुए हैं, हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब इनका जो है वो आप देखो यहाँ पे उन्होंने हमें इस टेबल में जो अल्फा है यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी दिए हुए हैं, तो सभी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इन सारे सब्सटेंस की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। लेकिन इन दोनों का नेगेटिव है, कार्बन का भी नेगेटिव है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का नेगेटिव है। इस नेगेटिव का मतलब ये है कि इनकी जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो ये दो जो है स्पेशल हमारे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इनको हम डिटेल से आगे एक चैप्टर आ रहा है जिसमें डिस्कस करेंगे, हम इनको एक स्पेशल नाम भी देते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। सो ये दो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं ऐसे सब्सटेंस हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल हुई तो पूछ लीजिएगा, या आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी साइड पे लिखी हुई है कि इंस्पेक्टर्स कैन इजीली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिजेस मेड अप ऑफ विद कार्बन फाइबर्स। कंक्रीट ब्रिज जो है उनके अंदर हम कार्बन फाइबर्स जो है वो यूज़ किए होते हैं। तो कार्बन फाइबर्स कार्बन जो है वो ज़ाहिर है उसकी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऊपर हमने देखा। If the sensor shows that the electrical resistance is increasing over time, the fibers are separating because of the cracks. So उनको पता चल जाता है कि resistance जो है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो आपके जो फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं, उनमें क्रैक्स हैं और ब्रिज जो है वो उसकी हालत जो है वो ख़तरनाक है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ ना गुजरें। चलिए हम नेक्स्ट टाइम ये पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।